हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ सामने बीपीएससी का पेपर जो अभी 12 बजे से 2:30 बजे तक था, 9th और 10th वाला, उसका हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल अच्छा था। जो इससे पहले जूनियर वाला पेपर हुआ था दैट वाज क्वाइट इजी। उसको भी मैं इजी उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग यूपी टीजीटी का पढ़ के गए हैं, शायद उनको वो पेपर डिफ़िकल्ट लगा हो। लेकिन जिन लोगों ने DSSB का पढ़ा हो और जो वो उस पेपर को सॉल्व कर पाए। लेकिन जिन लोगों ने लिटरेचर पढ़ा ही नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 बार को देखकर ये सोच के चले गए कि हम जो हैं इसमें ग्रामर ही आएगी, तो ऑब्वियसली उनसे पेपर नहीं हुआ उनसे पेपर, क्योंकि उनको वो क्वेश्चंस उनके सिर के ऊपर से गए। मगर जो रेगुलरली पढ़ाई करे, जैसे हमारे बैच के स्टूडेंट्स थे जिसका पेपर मैंने उस दिन सॉल्व करवाया था, उसके मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक थे, क्योंकि वो हमारे DSSB बैच की स्टूडेंट थी। तो अब सारे तो नहीं ठीक हो सकते, मगर मोस्टली जो हैं उसके ठीक थे। तो मैं आप लोगों को कह गया, लेकिन ये पेपर का लेवल उससे ऊपर है। अच्छा लेवल है पेपर का, वाकई में बहुत अच्छा लेवल है। और क्वेश्चंस घुमा रखे हैं, ना केवल लिटरेचर में बल्कि ग्रामर में भी। तो चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। और ये पेपर मुझे मेरे स्टूडेंट ने ही भेजा है, तो ये PDF फॉर्म में नहीं है, फोटोग्राफ्स हैं। तो अभी जो है अभी वहीं पर है, जिस स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है वो वहीं पर ही है और अभी वहाँ से चली भी नहीं है, उसकी ट्रेन अभी रात की है। तो इस समय बेचारी खाना वाना खा रही थी, मैंने कहा पेपर भेज दे, तो उसने कहा मैडम बस अभी खाना खा के भेजती हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही पेपर मेरे पास आया है और चलिए पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप पेपर में आपको पहला जो है वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए इसमें ना क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं पूछे हैं, लेकिन जिसने पढ़ रखा है ना वो उस क्वेश्चन वो समझ के भी, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको समझने के लिए वाकई में एक टीचर का ही दिमाग जो है वो चाहिए होगा। आप इसमें देखेंगे कई लोग यूट्यूब पर उन क्वेश्चंस को स्किप भी कर देंगे, और हो सकता है इस वीडियो के बाद उस क्वेश्चन को बताएं या मेरी बात को छोड़कर दूसरी कोई बात का वो कहें। तो खैर, मैं अब आप लोगों को, कई बार बहुत ज़्यादा ब्लंट होना पड़ता है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लोग जो है स्किप करेंगे, और अगर वो मेरा वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। और जो है, क्योंकि मैंने अभी तक मैं नहीं देखा कोई भी, मैंने इस पेपर को अभी देखा है, जो इसमें टिक लगे हुए हैं उनके हिसाब से नहीं, मैं आपको बताती हूँ पेपर का। पहला क्वेश्चन आप ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटा इज द आइडिया ऑफ माइसोमोजुई अपीयर्स। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि अगर आपने नाम सुन रखा हो सिडनी का, सर फिलिप सिडनी का नाम अगर आप लोगों ने सुन रखा हो, और सर फिलिप सिडनी के नाम में उनके डिफेंस ऑफ पोइजी का अगर नाम सुना हो, तो ये जो माइजोमोजोई है, इसका मतलब होता है हेटर्स ऑफ पोएट्स, हेटर्स ऑफ पोएट्स। और ये इसका आंसर है सिडनीज द डिफेंस ऑफ पोइजी। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा, ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है कि शेक्सपियर यूटिलाइजेज लॉर्ड्स रोजालिंड एंड यूफियस गोल्डन लेगेसी सिम्बलिन एज यू लाइक इट। अगर आप लोगों को याद हो, एज यू लाइक इट शेक्सपियर का पेस्टोरल रोमांस है, जिसकी हीरोइन जो है वो रोजालिंड है, और टॉमस लॉज के रोजालिंड से ही ये इसका जो है वो सोर्स है। तो एज यू लाइक इट इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन सी द आंसर इज बी। अब ये क्वेश्चन भाई बहुत घुमाने वाला था, इसमें मेरे को भी सोचना पड़ा कि ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। हियर दे हैव आस्क्ड कि इन विच वन ऑफ द वर्क्स द ऑब्जर्वेशंस, कि ऑब्जर्वेशन किस में दिया होगा, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। हैड यू नॉट गॉन थ्रू द एंटायर वर्क यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि मतलब मैं आपको यहाँ से इसके बारे में ये बताना चाहूंगी कि भाई देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। अगर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो इसमें ये पूछा है कि वी आर ऑल कॉमेडियंस इन रिलीजन, गॉड हु इज द ऑथर of all our tragedies hath written out for us and appointed us all the parts we are to play। ये पेस्ट लिखा हुआ है, इसका सही जवाब है, इसका जो सही वर्ड है दैट
वी आर टू प्ले। तो मेरी जो स्टूडेंट है उसको ये लगा कि इसमें हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सर वॉल्टर रेले का है, और ये जो है इसका सी वाला पार्ट है ये भी सर वॉल्टर रेले का है, ये प्रकाश का वर्क है, जो ये वाला जो नीचे पोस्थुमस वाला जो वर्क है। तो उसको ये थोड़ा अलग सा लगा तो उसने ये आंसर लगा दिया, मगर ये आंसर सही नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर क्या है। आपके हिसाब से इसका सही आंसर, अगर आपको मैं बता रही हूँ इसका सही आंसर क्या है, बीपीएससी क्या मानेगा, होना यही चाहिए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सर वॉल्टर रेले का वर्क है। ये सर वॉल्टर रेले का ये एक इनकम्प्लीट वर्क है, और उसमें ना इसमें उन्होंने ये बताया है, सर वॉल्टर रेले ने, ये एक इनकम्प्लीट वर्क है, ये भी इन्हीं का वर्क है। और इसमें उन्होंने ये बताया है सर वॉल्टर रेले ने कि भगवान ने सब कुछ जो है पहले से ही डिसाइड कर रखा है, सारे भगवान ने सब कुछ जो है, और इसीलिए रूलर वो होना चाहिए जो गॉड की अथॉरिटी में यकीन रखता है। द रूलर शुड फॉलो गॉड्स अथॉरिटी, ही शुडंट फॉलो हिमसेल्फ, ही शुड फॉलो द अथॉरिटी ऑफ द गॉड। तो इसीलिए ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मिलता है हमें हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, एंड जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सुन रखा है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की मेन थीम पता है, दे ओनली विल बी एबल टू आंसर। और मुझे पता है इसका आंसर जो है अब क्या देंगे लोग मुझे नहीं पता, बट बीइंग अ टीचर एंड बीइंग वोरेशियस रीडर आई न्यू दिस, फिर भी मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे टाइम लगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। ये चौसर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लिश में मिक्स्ड वर्ड्स का यूज नहीं करा। मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ, चौसर के लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं, सी है इसका आंसर 74 का, वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, जिसने जो है इंग्लिश में अन्य भाषाओं के शब्द यूज नहीं करे। तो दोज हु हैव स्टडीड चौसर वो ये जानते हैं कि ये चौसर के बारे में कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड राइड इन ट्रायम्फ थ्रू Persepolis is not brave to be a king. The above observation appear in which one of the following work? डॉक्टर फॉस्टर्स, ये सारे वर्क जो हैं ये सारे वर्क क्रिस्टोफर मार्लो के हैं, और ये जो अबव ऑब्जर्वेशन है दैट इज बी, टम्बरलेन द ग्रेट। टम्बरलेन द ग्रेट का ये लाइन है, टम्बरलेन द ग्रेट की, ठीक है जी, दैट्स बी। द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने सटायर पढ़ाया था, तो उसमें ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते ये लाइन बताई थी। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले, अरे मैं एक चीज़ भूल गई, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, भावी गुरु हैं, उनको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और आप मैं भी जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिन्हें बेनिफिट मिलता है, तो वो भी मुझे गुरु पूर्णिमा विश कर सकते हैं। एंड एक सबसे बड़ी बात ये होती है, एक गुरु जो होता है वो आपके जीवन में, गुरु का चयन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि गुरु जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। मैं मानती हूँ कि आजकल ना तो वो स्टूडेंट्स रहे और ना वो टीचर्स रहे, लेकिन फिर भी जो मेरे जैसे लोग जो इसी ओल्ड स्कूल के को बिलोंग करने वाले हैं, वी गिव अ पीस ऑफ आवर माइंड टू आवर स्टूडेंट्स। तो भाई अब हमारे स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी शेप करने में, अपने स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी शेप करने में गुरु का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और गुरु और टीचर में फ़र्क होता है। गुरु वो होता है जो आपके जीवन को शेप करता है, आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है वो बताता है, और बिना किसी उसकी इच्छा करे हुए कि आप उसे याद रखें, आप ये करें। मैं मानती हूँ कि मैं भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुँची हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत हद तक जो है बहुत सारी चीज़ें करती। मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत मेहनत का पैसा है आप लोगों का, उस पैसे को अच्छी किताबों पे इन्वेस्ट करिए और अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्ट करिए। वो आपको सबसे पहले जो है ना, जब आपको एग्ज़ाम देने जाएंगे तो तब जब आप पेपर देखेंगे ना, वो किताबें और वो टीचर्स आपको बता के देंगे कि हाँ भाई तुमने सही जगह इन्वेस्ट करा है। क्योंकि जब तुम थोड़ा बहुत पैसा दे के उन किताबों को या उस टीचर की सर्विसेज को लेते हो,
तो उसके बाद तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए उसके रिटर्न्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा इन्वेस्ट योर मनी माइंडफुली, ठीक है। तो ये पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर लो या पैसा खर्च करना ही ना चाहो। देखो भाई, गुरु की गुरु दक्षिणा तो देनी ज़रूरी होती है, किताब भी खरीदने के लिए पैसा देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डाउनलोड भी करते हो कोई चीज़ तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ता है। तो ये मुझे आपको कहना था कि चूज़ माइंडफुली, ठीक है जी। अब हमारी स्टूडेंट ने इसका जवाब जो है वो गलत दिया है। ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। इसका मतलब होता है कि सटायर का जो उद्देश्य होता है ना, वो बुराइयां को सुधारना होता है, ना कि किसी पे पर्सनल अटैक करना होता है। और ये कहा है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन ने। 76 का आंसर है सी, द आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द रोवर्स? एफ्राबिन। एफ्राबिन 77 का आंसर है बी, एफ्राबिन इज द करेक्ट आंसर। कि एफ्राबिन द रोवर्स जो है वो एफ्राबिन का वर्क है। मिलामेंट इज अ कैरेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज? मिलामेंट एक कैरेक्टर जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड का, कॉन्ग्रीव का वर्क है। मिलामेंट इज अ कैरेक्टर इन द फॉलोइंग प्लेज द वे ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जो DSSB के स्टूडेंट्स हैं, इतना थॉरो जो पढ़ रहे हैं, जो DSSB, एक DSSB का बैच इस तरीके का बैच है कि जिसमें लिटरेचर बहुत बहुत थॉरली, लिटरेचर हो या ग्रामर हो, बहुत थॉरली पढ़ाया जा रहा है। अब लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसके अलावा जैसे कुछ वर्क्स जो हैं, मुझे उन पे बहुत कुछ मैं करा चुकी हूँ उनको, लेकिन इसके अलावा मुझे और उसको भी करवाना पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, थोड़ी बहुत जो बच्ची हूँ वो मुझे अभी करवानी है। तो इसीलिए पढ़ो तो बहुत कायदे से पढ़ो। किसी एग्ज़ाम का ये नहीं पता कि वो सिलेबस इन्होंने कुछ दिया नहीं, SCRT NCRT लिख दिया और पूछा उसमें से एक क्वेश्चन नहीं। ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने पूछे हैं, ऑब्जर्वेशन वाले। अगर आप जो इनका PGD एस्टेट के पेपर में, उसमें भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किस किस वर्क में से क्या आएगा, वो भी कंपैरेटिवली जो है इससे वो है। लेकिन यहाँ तो कोई सिलेबस ना देकर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता पढ़ना क्या है। तो बेसिकली अब ये है TRE 4 आ रहा है, और TRE 4 की अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से कमर कसिए, और कमर कसने के साथ बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो है ना, आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ये सारी, हालांकि इसमें इतना वो नहीं है, लेकिन थॉरली इन्होंने ना ब्रिटिश लिटरेचर में से बहुत थॉरो वो पूछा गया है। अभी आप देखते रहिए तो बहुत थॉरो भेजा। हिस्ट्री ब्रिटिश लिटरेचर में भी सिर्फ अंदर ऊपर ऊपर का नहीं, अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा। आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो आप एक कोई टीचर देखिए, चुनिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पास भी तैयारी कर सकते हैं। इसका बैच जो है वो मैं वेंसडे को लॉन्च करूंगी, और उसके बारे में जो चीज़ें जो हैं वो बताऊंगी भी कि क्या है। खैर फिलहाल मैं इस बात को छोड़ते हुए अब बताती हूँ। मिलामेंट इज अ कैरेक्टर इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। Now the next question is, the work entitled The Analysis of Beauty has been written by which one of the following authors? आपको दिख रहा हो तो देखिए, जोनाथन स्विफ्ट, विलियम होगर्थ, हॉरेस वॉलपोल, या मोर देन वन ऑफ द अबव। एक इनके में ना ये बहुत कोई होता है कि मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी जो लिया है वो विलियम होगर्थ के द्वारा, ये सही है। द आंसर इज बी। इसका अब ये क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ बुक्स जो कि जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, ये बैटल ऑफ बुक्स कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, एक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो जिन्होंने बैटल ऑफ बुक्स पढ़ रखा है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसका जवाब है सेंट जेम्स लाइब्रेरी, सेंट जेम्स पैलेस की लाइब्रेरी में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर है ए, 80 का आंसर है ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेटिव टाइटल टू गुलिवर्स ट्रेवल? गुलिवर्स ट्रेवल जो कि जोनाथन स्विफ्ट का एक पॉलिटिकल सटायर है, उसका आंसर है 81 का, दैट इज, अपने आप ही सही लग गया वैसे, ट्रेवल्स इनटू सेवरल remote nations of the world, travels into several remote nations of the world.
82. Whatever is right is an observation that appears in which one of the following works of art. ये जो वर्क है whatever is right, ये पोप का जो पोप ने ये जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है किस में दिया है, दैट इज एन एसे ऑन मैन. एन एसे ऑन मैन जो कि उनकी एक पोयम है, दैट इज एन एसे ऑन मैन. एन एसे ऑन मैन का ये ऑब्जर्वेशन है, वट एवर इज राइट, जो है वो सही है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स एंड ईयर्स द डेली जर्नल द स्पेक्टेटर वाज फाउंडेड. स्पेक्टेटर फाउंड हुआ था 1 मार्च 1711, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज बी. बी है इसका आंसर, दैट इज बी, मार्च 1711. Now the next question is, which one of the following is an author of Journal of the Plague Year. Journal of the Plague Year, ये सारे अभी ब्रिटिश के ही क्वेश्चंस हैं. दैट इज डेनियल डीफो. द आंसर इज डेनियल डीफो. द जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर ये डेनियल डीफो का है. हाउ मेनी लेटर राइटर्स डज द नॉवल क्लैरिसा हैव. यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं जो लेटर्स लिखते हैं. जैसे पैमेला है तो उसमें पैमेला ही लिखती है, लेकिन इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जो लेटर्स लिखते हैं. देयर आर 4 कैरेक्टर्स. 4 कैरेक्टर्स. A School for Scandal has been written by which one of the following dramatists. School for Scandal जो है वो शेरिडन का वर्क है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. School for Scandal, that is by Sheridan. Now the next is prefaces. Biographical and critical is the other title for which one of the following works of art. Love Labour Lost, Lives of the Poet, The Life of Samuel Johnson. तो प्रीफेसेस, बायोग्राफी, भाई देखो बायोग्राफीज हैं, 52 पोएट्स की बायोग्राफी है, और ये सही जवाब है इसका लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स. वैसे सही जवाब इसका मेरे अब पता नहीं वो ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये होना तो सही चाहिए था लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स. अब पता नहीं वो बी को मानेंगे, ई को मानेंगे, मैं कुछ कह नहीं सकती. लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स 52 बायोग्राफीज जो कि जेन जॉनसन की, उसका है ये टाइटल. अब ये नन ऑफ द अबव मानेंगे या बी मानेंगे मैं कह नहीं सकती. लाइव्स ऑफ पोएट्स जनरल वे में ले लिया हो इन्होंने. फिर एक ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अब ये फिर जो है ये क्वेश्चन बड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट द आइडियाज सच एज ह्यूमन हैप्पीनेस एंड सोशल वेलबींग हैव बीन एक्सपाउंडेड. एडवेंचर्स ऑफ कैलब विलियम्स ये गॉडविन का वर्क है, जिसमें एक अमीर और गरीब की कहानी है. इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस ये भी उन्हीं का वर्क है, गॉडविन का वर्क है, जिसमें उन्होंने जो है अनार्की के बारे, अब सबको यही पता है कि उन्होंने अनार्की के बारे में बताया, ही वॉज एन अनार्किस्ट. लेकिन उसके अलावा इसी में उन्होंने बताया है कि हाउ ह्यूमन बींग्स कैन अचीव हैप्पीनेस एंड सोशल वेलबींग. मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये घुमा देने वाले आंसर्स, ये घुमा देने वाले आंसर्स हैं, और इनको बहुत लोग स्किप कर रहे हैं. इसका आंसर रॉन्ग्स ऑफ वुमेन जो है, दैट इज़ अ वर्क बाय मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, और जिसमें उन्होंने जो मतलब सोसाइटल रॉन्ग्स के बारे में बताया है. तो जो इसका सही आंसर है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस. अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. द कैसल ऑफ ओट्रांटो बिलोंग्स टू, हॉरेस वॉलपोल का जो वर्क है कैसल ऑफ ओट्रांटो सभी को पता है, दैट इज अ गोथिक वर्क. सी, 89 का आंसर है सी. इन रिगार्ड्स टू फ्रैंकेनस्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. देखो फ्रैंकेनस्टीन का जो क्वेश्चन दिया ना वो भी घुमा दिया. अगर पूछते फ्रैंकेनस्टीन किसने लिखा, बता देते मैरी शैले ने. किस प्रकार का वर्क है, दैट इज अ गोथिक फिक्शन. मैंने ना पढ़ाते हुए, मेरे स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे तो जरूर बताना, एक चीज मैंने आपसे बार बार कही है कि फ्रैंकेनस्टीन जो है ना दैट इज साइंस फिक्शन से पहले का, मतलब कि ये एक तरीके से साइंस फिक्शन का प्रीकर्सर है. मतलब इसको ध्यान में रखकर लोगों ने साइंस फिक्शन लिखे हैं. जी वेल्स जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन कहा जाता है, तो ये प्रीकर्सर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन है.
क्वेश्चन इसी तरीके से, बस प्री की जगह प्रोटोसाइंस कर दिया, यानी कि एक ऐसा जिसे एग्जाम्पल मान के लिखा जाता है। तो ये ट्रू ये है, फ्रैंकेनस्टीन इज अ प्रोटो। ये साइंस फिक्शन नहीं लिखा था उन्होंने, बेसिकली उन्होंने गोथिक वर्क लिखा था, लेकिन ये एक प्रोटो साइंस फिक्शन है क्योंकि इसको आधार मानकर फिक्शन जो है वो लिखा गया। अगर इतनी चीजें आप जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, सतह से काम नहीं चलेगा। बहुत पढ़ना पड़ता है भैया, एक सरकारी नौकरी लेने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं मिल जाती। और इसको देख के लग रहा है कि ऐसे नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है बहुत। विच वन ऑफ द, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज इंस्पायर्ड बाय पीटर लुमिसैकर? पीटर लुमिसैकर से इंस्पायर होकर शैले की पोएम है द मास्क ऑफ अनार्की, दैट इज बी, द मास्क ऑफ अनार्की, द मास्क ऑफ अनार्की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये देखो ये कितना घुमा हुआ क्वेश्चन है। Which one among the following poets had a recourse to Lempriere's classical dictionary? Keats, Shelley, Wordsworth। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, आप बताइएगा। इसके बाद एक लेम्प्रियर ने एक क्लासिकल डिक्शनरी जिसमें उन्होंने अल्फाबेटिकली क्लासिकल राइटर्स के बारे में लिखा था, और कहा जाता है कि कीट्स को ये डिक्शनरी बाय हार्ट याद थी, कीट्स को ये डिक्शनरी बाय हार्ट याद थी। कीट्स को कहा जाता है, शैले ने कहा था कीट्स फॉर द ग्रीक, उनको ये क्लासिकल, आप इससे जोड़कर करिए, ये कीट्स के बारे में कहा गया है। हैड अ रिकोर्स टू, जिसको मतलब किसने इसके लिए, मतलब किस राइटर ने जो है उसमें एक रिफ्यूज जो है वो लिया था। रिकोर्स का मतलब है विच राइटर टुक रिफ्यूज इन लेम्प्रियर्स क्लासिकल डिक्शनरी, एंड दैट इज जॉन कीट्स। The answer is John Keats. Which one of the following novels deals with, सारा ब्रिटिश है, सब ब्रिटिश पूछा है, बहुत डीप में पूछा है। Which one of the following novels deals with the social and industrial problems of mid-Victorian England? And that is none other than Hard Times. Hard Times जो है विक्टोरियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताता है। The answer is हार्ड टाइम्स। ये जवाब इन्होंने गलत दे रखा है। अ टेल ऑफ टू सिटीज तो जो है उसकी बैकग्राउंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द आइडिया ऑफ वॉर इज मोस्ट एक्सप्रेसिव? तो वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथीड्रल, द एल्डर स्टेट्समैन, ये सब टी.एस. इलियट के वर्क्स हैं। वेस्टलैंड इज अ पोएम, और पोएम ही पूछी गई है, वेस्टलैंड ही पोएम है। मर्डर इन द कैथीड्रल इज अ ड्रामा, एंड द एल्डर स्टेट्समैन इज ऑल्सो अ ड्रामा। तो जो, और हाँ, वेस्टलैंड क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वेस्टलैंड के बारे में अगर आपने सुना हो, अगर आप मेरे यूट्यूब पर चीज़ें देखते हो, तो आपको मैं ये बता दूं कि वेस्टलैंड जो है वो वॉर का डिसइल्यूजनमेंट बताती हुई पोएम है, जिसमें कि लाइन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। हालांकि अप्रैल को एक ब्रीडिंग मंथ कहा जाता है, मगर उन्होंने कहा है कि ये दुनिया वेस्टलैंड है, तो अच्छा यहाँ पर कोई पैदा ही ना हो तो ही अच्छा है। तो दिस पोएम प्रेजेंट्स द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ वॉर। ये आई भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद थी। अब यहाँ पर ये 95 का क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एस्थेटिकल थ्योरी हैज बीन एक्सपाउंडेड? एस्थेटिकल थ्योरी, एस्थेटिकल थ्योरी का मतलब होता है रिलेटेड टू एस्थेटिक्स, यानी कि ब्यूटी से संबंधित। तो मेरी स्टूडेंट ने डबलाइनस दिया है, मगर वो जवाब सही नहीं है। आई डोंट नो कि इसको बीपीएससी कौन से को करेगा, बट इसका सही जवाब ये है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये एक कंसल रोमन नॉवल है, जिसमें एक कमिंग ऑफ एज है, कि जिसमें एक व्यक्ति जो है उसकी कहानी होती है एक आर्टिस्ट बनने की। तो इसका आंसर है बी, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। अब 96 से 115 तक जो हैं वो पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ, छोड़ रही हूँ वो, लेकिन मैं ग्रामर के क्वेश्चंस जरूर करवाऊंगी। इन्होंने ग्रामर के क्वेश्चंस भी डायरेक्ट नहीं दिए हैं, घुमा दिए हैं। तो ग्रामर भी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए, ना कि जो है एसएससी वगैरह के उसमें जो है जैसे है ना कि शॉर्ट ट्रिक वाली नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, हालांकि कुछ क्वेश्चंस में मैं भी जो है वो हूँ कि भैया पूछना क्या चाह रहे हैं, मगर फिर भी जैसे इन्होंने एक पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रेदरन। देखो, ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, यानी कि भाई जो कि सेम मदर से होते हैं, ठीक है। और लेकिन
सन्स ऑफ द सेम मदर को ब्रेदरन नहीं कहा जाता। ब्रेदरन जो होता है भाई बंधु को बोला जाता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो यहां पर ये आएगा, दैट इज द आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब इसको ऐसे दिखा देती हूँ, नहीं दिख रहा है वैसे, कोई बात नहीं। ही बिकेम हिज ओन कुक। इसमें ये पूछा गया, एक्चुअली इन्होंने ना अंडरलाइन करा ना कुछ करा, इन्होंने सीधा पूछ लिया कि ये इसमें जो है ग्रामेटिकल कैटेगरी कौन सी है। तो मैंने ये माना कि शायद ये ओन को ही पूछ रहे हैं, अंडरलाइन करना चाहिए था। आप अंडरलाइन करोगे तभी तो बंदे को पता चलेगा ना कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो इन्होंने एडजेक्टिव्स के ही वो दे रखे हैं, तो क्वेश्चन को समझना जो है स्टूडेंट्स के लिए। तो ओन पूछ रखा है, तो ओन जो है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन आईज। तो भाई जब एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं ना, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज छोड़ना नहीं, यानी कि उनके प्रकार भी पढ़ो। तो दैट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड फॉर द इवनिंग प्रेयर। देखो हिम जो होता है ना वो भजन होता है, वेस्पर, शाम की प्रेयर को वेस्पर कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज वेस्पर। अब ये देखो इन्होंने क्वेश्चन दिया, अ हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन। अब इन्होंने किसको पूछा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाफ हॉलीडे, आधी छुट्टी के आगे हाफ लगा दिया है, तो इन्होंने पूछा है आधा। तो आधा जो है वो हाफ क्या हुआ, हाफ क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, छुट्टी की क्वांटिटी बता रहा है, आधी छुट्टी, छुट्टी को हमने वो कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो है प्रॉपर एडजेक्टिव, और जो क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। जो क्वांटिटी बताने वाले हैं कि हाफ ऑफ द मिल्क इज जो है कर्डल्ड, तो क्वांटिटी बता रहे हैं, दैट इज वाई इट्स अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब भगवान जाने भैया ये पूछना क्या चाह रहे थे, एक छोटा सा नीचे डंडी लगा देते तो लोगों को पता तो चल जाता ना किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं भी इसमें कयास ही लगा रही हूँ कि ये इन्होंने ये पूछा होगा। अब देखो 120 क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इन्होंने पूछा इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो मेरे ख्याल से इन्होंने हुज का ही पूछा होगा, तो वो हुज जो है दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज वाई इसका आंसर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, है नहीं पावलो वाली बात। ही लाफ्ड अ हार्टी लाफ। अभी अगर आप लोग ध्यान दें तो कुछ दिन पहले मैंने एक बताया था ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ पर वर्ब इंट्रांजिटिव माना जाता है, जहाँ पर एक कॉग्नेट जो है वो वर्ब को कॉग्नेट कहा जाता है। आई डोंट नो ये किसको मानेंगे, कि जहाँ पर वर्ब और नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक से होते हैं, उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ही लाफ्ड अ हार्टी लाफ, तो यहाँ जो वर्ब है और जो नाउन है वो दोनों जो हैं वो अलाइक हैं, इसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो दैट इज वाई इट्स द करेक्ट आंसर इज कॉग्नेट। ये तो अभी कुछ दिन पहले जो मेरी सीरीज चल रही है, कौन सी चल रही है देखते हो कभी, नटशल सीरीज, उसमें बताया है मैंने ये। तो भैया ऐसा है एक एक्सपीरियंस टीचर में और उसमें मुझे अब पूरे 22 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ठीक है, 22 ईयर्स पढ़ाते हुए हो चुके हैं। क्योंकि मैंने अपने, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मैंने तब से अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे निकालने के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया था। आज मुझे 22 साल पढ़ाते हुए हो चुके हैं, और एक एक्सपीरियंस, और 22 साल से वही चीज़ नहीं पढ़ा रही हूँ, रोज़ अपनी नॉलेज को एनहांस करती हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च करती हूँ वो किताबों पर खर्च करती हूँ, कॉस्मेटिक्स के बाद जो है, कॉस्मेटिक्स से पहले ज़्यादा जो है वो इस पे खर्च करती हूँ, किताबों पे खर्चा करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यही वो चीज़ हैं जो मुझे बनाती हैं, जिन्होंने मुझे बनाया है और जो मेरे स्टूडेंट्स को बनाएंगी। जोक्स अपार्ट, कॉस्मेटिक्स वाली बात, लेकिन हाँ मैं इन पर, मुझे इन सबसे ज़्यादा जब मैं कोई अच्छी किताबें देखती हूँ तो मुझे खरीदते हुए इसलिए, अब कुल्लो को लगेगा आपके पास है तो आप खरीद लेती हैं, जब नहीं थे ना, जब मेरी मदर जो है वो जब मैं पढ़ती थी तो हमारे स्कूल की सारी लड़कियां जो हैं, क्लास की लड़कियां मॉडल पेपर्स खरीदती, मैं किताबें खरीदती थी।
मेरी मदर के पास इतने पैसे नहीं थे, मगर मैं फिर भी जो है खरीदी कैसे ट्यूशन्स करके, वो मुझे, क्योंकि मुझे किताबों से पढ़ना पसंद है, क्योंकि जो नॉलेज आपको किताब दे सकती है और अच्छी किताब दे सकती है वो और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ इन्वेस्ट इन गुड बुक्स, इन्वेस्ट इन गुड बुक्स। तो यहां पर अब ये जो है इसमें नाउन का या कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को किसको मानेंगे, देखिए। अब इसके बाद है सच अ थिंग वाज नेवर थॉट ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। इनमें से एक्टिव प्रीपोजिशनल वर्ब, पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब, पैसिव प्रीपोजिशनल। अगर हम बोलते हैं ही नेवर थॉट ऑफ सच अ थिंग, तो इसको अगर हम बनाएंगे सच अ थिंग वाज नेवर थॉट ऑफ बाय हिम, तो ये हो गया आपका पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब। द आंसर इज बी। तो ये सही दिया हुआ है जवाब हमारी स्टूडेंट ने, बी। द आंसर इज बी। ही डाइड पुअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन। ये ना मॉडल से पहले मूड्स पढ़ाए जाते हैं। मूड्स का मतलब होता है, जैसे इंडिकेटिव मूड होता है जब आप कोई फैक्ट बताते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटिव। अगर आप कोई ऑर्डर कमांड देते हैं दैट इज इम्पेरेटिव मूड, और जब आप कोई विश बताते हैं या काल्पनिक स्थिति बताते हैं दैट इज सब्जंक्टिव मूड। तो ही डाइड पुअर दैट इज अ स्टेटमेंट, तो ये इसका आंसर है इंडिकेटिव मूड। द आंसर इज इंडिकेटिव मूड। आई हैड रादर टेक दिस देन दैट, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। आई हैड रादर, ये आई हैव मतलब चॉइस को बताया जा रहा है, तो इसमें पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें इन्होंने बिल्कुल अंडरलाइन नहीं करा, बंदा समझने में कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच को पूछ रहे हैं। मैंने माना इसमें कि शायद ये इसमें टेक को पूछ रहे हैं, तो टेक को अगर पूछ रहे हैं तो ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि हैड रादर वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। तो 124 का आंसर है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये आपको पता होगा, जो बीत गया सो बात गई। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, दैट इज सी। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। काफी लंबा वीडियो हो गया है, मगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग उसको चेक करते रहिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेते हैं, नेक्स्ट है ये वाला, द सन डैश दे सेट ऑफ, द सन डैश दे सेट ऑफ। अब ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं क्या कहूँ इसमें, थोड़ा सा उल्टे सीधे से बेचारे बैठे हुए हैं, अब पेपर भेज दिया वही बहुत बड़ी बात है। द सन, यहाँ पर पार्टिसिपल लगेगा। द सन हैविंग राइजन दे सेट ऑफ, द सन हैविंग सेट ऑफ, द सन हैविंग राइजन दे सेट ऑफ। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो यहाँ पर आएगा द सन हैविंग राइजन। द आंसर इज बी, द सन हैविंग राइजन। अब यहाँ इन्होंने भाई फिर वही वाला काम कर रखा है। मैं कुछ क्वेश्चंस में यही कह रही हूँ, बता नहीं भगवान जाने क्या मानेंगे। आई रिलाई ऑन द वेल बीइंग वॉल बीइंग बिल्ट इमीडिएटली। हो सकता है इन्होंने इसको माना हो कि बीइंग बिल्ट जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो भैया इसको कहा जाता है कि जब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसे मानते हुए मैं इस चीज को मान रही हूँ कि बीइंग बिल्ट जो है वो पार्टिसिपल के लिए इन्होंने पूछा है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है ही डिड दिस एंड यू हैव डन इट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम कौन सा भी लगाना चाहें तो कोई सा लग रहा है लग रहा है, आप देखिए इसको, क्योंकि मुझे इसमें जो है कोई सा भी सही जो है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बिफोर होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है। देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं यहां पर ऑलरेडी भी लगाना चाहूं प्रायर टू द टाइम मेंशन, अगर मैं कहती हूँ ही डिड दिस ऑलरेडी एंड यू हैव डन इट अगो, तो भी मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि अगो जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ही डिड दिस नाउ एंड यू हैव डन इट देन, नाउ जो होता है वो उसमें यूज करते हैं प्रेजेंट के। ही डिड दिस नाउ
उसे एंड यू हैव डन इट देन, फिर तुमने किया. अब इन्होंने किस सेंस में ही डिड दिस नाउ, उसने अभी किया. तो नाउ के सेंस में अगर हम लगाएंगे तो भैया अगर अभी अभी भी खत्म हुआ है तो परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए, ही हैज डन इट, वरना तो कंटिन्यूअस टेंस लगता है तो उस हिसाब से भी सेंस नहीं. ही डिड दिस बिफोर नहीं हो सकता क्योंकि बिफोर पे अगर सेंटेंस खत्म होता है तो परफेक्ट टेंस लगता है. तो मैं इसमें मानती हूँ नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं आएगा. ही केम एंड सेट बिसाइड मी. बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, के बराबर में. तो यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनली. तो यहाँ आएगा 129 का आंसर आएगा ए. द आंसर इज करेक्ट, ए आएगा इसका आंसर, दैट इज ए. शी थ्रू द लेटर डैश द फायर. तो बाहर से अंदर की ओर जब गति होती है तो इनटू लगाया जाता है. किसी चीज में फेंकना बाहर से अंदर की ओर, दैट इज इनटू. द आंसर इज करेक्ट, दैट इज इनटू. Which one of the following preposition shall we go with the following? Or send for a doctor, call for a doctor, send for a doctor. तो यहां आना चाहिए बी. रेसल डैश एन एडवर्सरी, यानी कि दुश्मन के साथ जो है वो करो, तो दैट इज रेसल विद एन एडवर्सरी. तो आंसर इज सी. द आंसर इज सी, सी विद एन एडवर्सरी. ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज ही माइट नॉट बी लेट. ये ना पर्पस बताता है, तो पर्पस बताने के लिए हम सो दैट लगाते हैं. देखो उसने लिख भी रखा है, सो दैट लगाते हैं, इन ऑर्डर दैट लगाते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव. तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट आता है, और उसके साथ जो होता है मे लगता है, पास्ट टेंस में माइट आ जाता है. तो आंसर बनेगा ही स्टार्टेड अर्ली इन ऑर्डर दैट ही माइट नॉट बी लेट. तो इसका आंसर होगा बी. वन 134. अब पता नहीं ये क्या सोच के, आई वुड रादर हैव, ये ना क्या करा है इन्होंने ना, ये गलत देन दे रखा है यहाँ पे, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया. आई वुड रादर हैव द पिक्चर देन द पेन. आई वुड रादर हैव द पिक्चर, यानी कि किसी चीज का कह रहे कि चॉइस बता रहे कि मुझे पिक्चर लूंगा पेन की जगह, तो यहाँ पर रादर देन होना चाहिए. आई वुड रादर हैव द पिक्चर, आई वुड रादर हैव द पिक्चर देन द पेन. ये देन होना नहीं चाहिए था, ये गलती से आया है. Now the next question is 135. A person who is indifferent to pain and pleasure is known as stoic. Stoic होता है जिसपे खुशी या गम का कोई असर नहीं होता. खुशी हो गई तो उबले उबले नहीं पड़े, और गम आ गया तो आंसुओं से बाढ़ नहीं बहा दी. तो ये होता है stoic. Now the next one is incapable of being altered or recalled. जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, दैट इज इररिवोकेबल. जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, दैट इज इररिवोकेबल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस फॉर ऑल. वंस फॉर ऑल का मतलब था फाइनली. व्हेन अ थिंग इज डन इट इज टू बी रिव्यूड, नहीं. व्हेन अ थिंग इज डन इट इज डन फॉर एवर. जब कोई काम कर दिया फाइनली कर दिया. द आंसर इज करेक्ट, दैट इज बी. 137 का आंसर है बी. 138. आउट एंड आउट का मतलब होता है थॉरली. आउट एंड आउट ईडियम का आंसर है ए, थॉरली. प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज की कंडेम करना, निंदा करना. तो इसका 139 का आंसर है बी, दैट इज बी, कंडेम करना, निंदा करना. थ्रू एंड थ्रू, यहां मुझे नहीं पता ये लोग इसे क्या मानेंगे. थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है थॉरली, कंप्लीटली. तो मैं थ्रूनेस कुछ होता नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें नन ऑफ द अबव होना चाहिए. और हो सकता है अब इसे थ्रूनेस को ये थॉरली माने, तो हो सकता है ये ए भी मान ले. आई कांट से एनीथिंग. अब 141 में पूछा है विच 95 तक क्वेश्चन थे, 71 से 95. 95 के बाद लिटरेचर के क्वेश्चन 141 से आए हैं. और जो लोगों को लगता है कि भाई जो लिटरेचर पढ़ाने वाले हैं उन्हें ग्रामर नहीं आती, तो भाई मैं टीचिंग वाली ग्रामर ही पढ़ाती हूँ, और बहुत डीप में पढ़ाती हूँ. केवल उससे जो है आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे, एरर वाले ही नहीं, और भी चीज़ें. भाई टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस होना, और पेशेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्किप ना करते हुए पढ़ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिगार्ड टू द पोएम ब्यूवुल्फ. ब्यूवुल्फ जो है
वो पोएम का नाम ब्यूवुल्फ इसलिए है क्योंकि उसके राइटर का नाम नहीं पता। वो एक एपिक पोएम है जिसमें कहानियां हैं, हरोथकर ग्रेंडल की कहानी है। तो आंसर इज करेक्ट ए, ब्यूवुल्फ इज एन एपिक पोएम हैविंग अ नैरेटिव टोन। द आंसर इज करेक्ट। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ऑथर ऑफ हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने? हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने किसके द्वारा लिखी गई है? द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स और द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, दैट इज जेफरे ऑफ मैनमाउथ। ये पढ़ाते हुए मैं, ये वो चीजें होती हैं जो लोग सुनते ही नहीं है। जेफरे ऑफ मैनमाउथ, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है? सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट इज एट्रीब्यूटेड टू जेफरे चॉसर। नहीं, पर्ल पोएट कहा जाता है। जिसने ये लिखा उसे पर्ल पोएट कहा जाता है, बट नोबडी नोज द नेम ऑफ दैट पोएट। पर्ल पोएट कहते हैं उसे। तो इसका आंसर है सी, सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट हैज बी एन anonymous authorship, yet the author might have lived in England। यही सही है इसका। 143 का आंसर है सी। पेंडारस इज अ कैरेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? ये पेंडारस जो कैरेक्टर है ये ट्राइलस एंड क्रेसिडा, जो कि चौसर की पोएम है, दैट इज ट्राइलस एंड क्रेसिडा। द बुक एंटाइटल्ड ट्रॉय बुक। देखिए, अगर बुक कह रहे हैं तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, और पोएम कहते हैं तो दैट इज जॉन लिडगेट। बुक, ये पोएम लिखी हुई है जॉन लिडगेट के द्वारा, तो मोर देन वन ऑफ द, नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। जॉन लिडगेट के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है, और फ्राई के द्वारा लिखी हुई एक बुक है। द कैरेक्टर्स इन द कैंटरबरी टेल्स आर सपोज टू सेट अपॉन अ पिलग्रिमेज टू से प्रेयर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्टियर्स? तो इसका सही जवाब है थॉमस बैकेट। यस, द आंसर इज थॉमस बैकेट। द आइडिया ऑफ राउंड टेबल अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट? सबसे पहले का जो प्रोज रोमांस माना जाता है दैट इज ले मोटेड आर्थर। ये इन्होंने डार्थर लिख रखा है, इस हिसाब से तो मतलब मोटेड ये अलग कर रखा है, ये मोटेड आर्थर ऐसे होना चाहिए था। तो इसका सही जवाब है ले मोटेड आर्थर, यानी कि मार्टियर्ड आर्थर। राउंड टेबल जो है उसमें जो नाइट्स हैं वो राउंड टेबल के उसमें आते हैं, ले मोटेड आर्थर में। Which one of the following is the meaning of the surname Hythlodaeus? तो ये जो है ना, ये मिलता है, ये लर्नेड इन नॉनसेंस, ये आया है यूटोपिया में। यूटोपिया में ये एक कैरेक्टर है जो हु इज इन लव विद नॉनसेंस, हु लव टू स्पीक नॉनसेंस। तो ये यूटोपिया में एक कैरेक्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ Assertio Septem Sacramentorum, and that is Henry VIII. Henry VIII is the author of Assertio Septem Sacramentorum। ठीक है जी। और ये जो वर्क है टॉमस मोरे, जिन्होंने यूटोपिया लिखी है और उनके साथ मिलकर लिखा है। सारा ब्रिटिश पूछा है इन्होंने। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर? तो ये तो आपको पता ही है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज उडाल, निकोलस उडाल। तो हियर आई रेस्ट। ये था पेपर, इसमें मैंने ग्रामर और लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस लिए हैं, बस पैराग्राफ छोड़े हैं क्योंकि वो कहाँ क्या वो कुछ भी पूछें उसमें क्या जवाब हो रहे हैं, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत था। तो 43 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।